नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। रायबरेली के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस के चलते उत्तर रेलवे के जीएम श्री पूठिया घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहीं रेल प्रशासन ने यात्रियों की जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। शुक्रवार की सुबह देहरादून से वाराणसी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन रायबरेली के निकट पटरी से उतर गई। इस रेल दुर्घटना में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं सूचना मिलते ही उत्तर रेलवे के जीएम श्री पूठिया भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उधर रेलवे के अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधानुसार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कंट्रोल में हेल्पलाइन 9760534983, वहीं रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी के लिए 05911072 डायल कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। रायबरेली में हुई इस ट्रेन दुर्घटना से मुरादाबाद की ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं दिखा। ट्रेनें अपने गंतव्य तक समय से प्रस्थान कर रही थीं। वहीं मुरादाबाद के लिए किसी यात्री के दुर्घटना में घायल होने की सूचना नहीं है। फिर भी लखनऊ मंडल में हुई इस रेल दुर्घटना का असर मुरादाबाद मंडल तक भी देखा गया। नगर निगम द्वारा जारी एक मृत्यु प्रमाण पत्र ने प्रशासन में खलबली मचा दी है। आनन फानन में नगर आयुक्त ने प्रमाण पत्र के जांच के आदेश स्वास्थ्य अधिकारी को देकर कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की है। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जारी एक मृत्यु प्रमाण पत्र ने मुरादाबाद प्रशासन में खलबली मचा दी है। पूर्व में एक महिला ने अपने पति को मृत दिखाकर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया था, लेकिन मामला उस समय उजागर हुआ जब मृत पति गुरुवार को जिलाधिकारी से नगर निगम की शिकायत करने पहुंचा। आनन फानन में नगर आयुक्त ने जांच के आदेश विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्ञान सिंह को दे दिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने इसमें एक जांच बिठा दी है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्ञान सिंह इसकी जांच करेंगे और 3 दिन का समय इनको दिया है। इसमें ये जांच पड़ताल करके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करें। डॉक्यूमेंट्स तो मुझे बताया गया कि उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में जो फर्जी होने की बात बताई जा रही है, इसकी जाँच करा के जो भी होगा, अगर गलत होगा तो निरस्तीकरण होगा और दोषी लोगों के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्ञान सिंह ने तुरंत विभागीय ब्यौरा बटोरकर जांच शुरू की तो विभाग ने कहीं जाकर चैन की सांस ली। पता चला कि प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए जिस महिला ने आवेदन किया था उसने मृतक की सभी आईडी तथा शमशान घाट की रसीद भी लगाई है। साथ ही गवाह के लिए क्षेत्रीय पार्षद विवेक शर्मा का लेटर पैड भी आवेदन में तस्दीक किया है। मतलब मृतक वेद प्रकाश का नाम आया है, उसकी पत्नी ने ही यहाँ एप्लीकेशन दी थी अपने पति की मृत्यु, और स्थानीय पार्षद विवेक शर्मा जी हैं, उनकी इसमें रिटर्न लगी हुई है। उनके पैड पे सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि मैं इनको भली बात जानता हूँ और इनकी मृत्यु हुई है। उसमें एक तिगरी का जो है गंगा जी है, हमारे गंगा जी ब्रजघाट का, वो भी 10 संस्कार प्रमाण पत्र भी इसमें लगा हुआ है। तो 3 एविडेंस है इनके आधार पर सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, फर्जी नहीं है। तो सर जिस तरीके से लग रहा है कि उन्होंने जिलाधिकारी को अपनी शिकायत सौंपी है और उसमें कहा गया है कि वो लोग जिंदा है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, इसमें क्या कहेंगे सर? भाई उसको तो बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी जब तक पूरी जांच ना हो, और हमारे पास में संबद्ध सभी दस्तावेज मौजूद हैं और दस्तावेज के आधार पर ये प्रमाण पत्र हम निर्गत करते हैं। अब विभागीय कार्रवाई क्या होगी? विभाग अपना अगला कार्य क्या करेगा? विभाग को जांच आएगी तो जांच हम पुलिस में एक चिट्ठी हमारे पास मिली है अभी, उसके एसपी साहब को हम चिट्ठी भेज रहे हैं, इसकी पूरी पत्रावली फोटोकॉपी प्रत्येक में भेजेंगे। नगर निगम में इस तरह बनने वाले प्रमाण पत्रों का यह कोई पहला मामला नहीं है। बस नगर निगम ने इस प्रकरण को इसलिए तेजी से कार्रवाई के रूप में लिया क्योंकि जिस नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह पूर्व डीएम का साला बताया जाता है। 1 अप्रैल से मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए जाने वाले प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को विरोधी पार्टियों ने अनुचित मानते हुए प्रधानमंत्री जी को अच्छे दिन आने वाले हैं नारे की याद दिलाई है। मोदी की सरकार है, मोदी जी सरकार आई थी, मोदी जी ने नारा दिया था चुनाव से पहले, तमाम झूठे इन्होंने वादे किए जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने के, और तमाम तरह के प्रोग्राम इन्होंने वो मोदी जी ने अपने वादे करिए, घोषणा पत्र जारी किया था। अब अच्छे दिन आने के बजाय बुरे दिन जनता के आने शुरू हो गए हैं। जब से मोदी सरकार बनी है तभी से इन्होंने चाहे रेलवे का हो या और भी किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। रेलवे में
इन्होंने बैकडोर से माल भाड़ा किराया बढ़ाया और किसी भी लेवल पे पुली हुए किसी को कोई सुविधा इन्होंने नहीं दी। अब सुनने में जैसे आज प्लेटफार्म पे वो हुआ 1 अप्रैल से 10 रुपये का जो 1 रुपये का टिकट होता था, 5 रुपये का जो टिकट होता था वो 10 रुपये का करने जा रहे हैं प्लेटफार्म टिकट जो है। तो ये मोदी सरकार के अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिनों की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के बीच में काम करती है और निचले स्तर तक ध्यान रखते हुए आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए काम करते हैं। पिछली जब भी जो भी हमारे केंद्र में शामिल रहे थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, रक्षा मंत्रालय थे, उन्होंने सब केंद्र में बहुत बढ़िया काम किए थे। ये सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है। मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे कि अच्छे दिनों आने के, सिर्फ उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही अच्छे दिन प्रचारित किए थे। तो जमीनी स्तर पर कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे आम पब्लिक को राहत मिल सके। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई दूंगा जो जिन लोगों ने जो है इनको सपोर्ट किया, वोट किया और जो अच्छे दिन का जो है कांग्रेस उसमें जो सरकार ने आपका वादा किया था, ये सब उसी का एक उदाहरण है। और जो आपको पीछे से मिलते चले आ रहे हैं उदाहरण, उसी के बाबत जो है एक ये भी नया एक तोहफा है कि 1 अप्रैल से जो है उन गरीब लोगों को 5 रुपये की बजाय 10 रुपये का जो है प्लेटफार्म खरीद कर अंदर जाना पड़ेगा। इसे हम जो है इसकी जो है पुरजोर मरम्मत करते हैं, निंदा करते हैं इस बात की कि कहीं ना कहीं जो है वो आवाम को जो है इसमें सहूलत मिले और गवर्नमेंट जो है इसको वापस ले। दूसरी बड़ी बात ये, अभी हमने जो है किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल हमारे सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो किया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री जी द्वारा हमें जो आदेश दिया गया था, उसका पूरी यूपी में जो है हमने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और आशा है कि हमें जो है इसमें सारे लोग जो हैं सहयोग देंगे। दूसरी तरफ हम जो अपने जो पूछे हैं आपके माध्यम से जो हमने देखा चैनल से कि समाजवादी का जो यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें जो है कितने सम्मान से जो है वहाँ एक महिला अध्यक्ष के जो है वो उन्होंने स्वागत किया है, जो लड़ाई झगड़ा और ये सब हुआ है उसमें। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी से जो है वो किस तरह से जो है सम्मान दे सकती है और ले सकती है। भाई यही हमारा कहना है, लोगों को जागरूक करना और उनकी भलाई के लिए ये सब हमारा कर्तव्य है और हम इसको पूरा करते रहेंगे जब जब हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर।
गुमशुदा की तलाश, नाम तमन्ना, उम्र 12 वर्ष, निवासी मोहल्ला जयंतीपुर, थाना मझोला। सूचना मिलने पर निम्न नंबरों पर संपर्क करें 9045346114 एवं 8126420656। सूचना देने वाले को उचित इनाम की व्यवस्था। शनिवार से शुरू हो रहे नवदुर्गों के चलते महानगर के लालबाग स्थित प्राचीन काली मां के मंदिर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर के महंत गोविंद गिरी के अनुसार राहु काल छोड़कर घट की स्थापना कर देवी की पूजा आराधना की जा सकती है। 21 मार्च से देवी की पूजा आराधना शुरू हो जाएगी। नवरात्रि के पहले सूर्योदय के साथ किसी भी समय राहु काल को छोड़कर घट यानी कलश की स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि में प्रतिदिन कुमारी कन्या का चरण स्पर्श करना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और देवी की शक्ति प्राप्त होने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि आती है। 21 मार्च को नवरात्रि के साथ नव संवत्सर शुरू हो जाएगा। प्राचीन काली माता मंदिर के महंत गोविंद गिरी जी ने बताया कि वर्ष के राजा शनि एवं मंत्री मंगल हैं। इस संवत्सर का नाम कीलक है। इसी दिन से शक्ति की उपासना शुरू हो जाएगी। घट स्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी में जौ बोएं, घट स्थापित करें, चौकी में लाल कपड़ा बांधें और लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। इसके पश्चात अखंड दीप स्थापित करें। कलश पूजन, नवग्रह पूजन एवं षोडश मात्र का पूजन करें। ओमकार का पूजन कर शक्ति का पूजन करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो लोग व्रत रखते हैं वे दीपक जलाकर शक्ति को भोग लगाएं। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुरादाबाद का सबसे प्राचीन है ये काली मंदिर, माता के नवरात्रे आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपके द्वारा की गई हैं? सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार नवरात्र पर क्या खास रहेगा? आमतौर से जैसे पिछले साल रहा उसी सब प्रकार से रहेगा। अब ये आपकी जो नवरात्रि है 9 दिन बजाय 8 दिन की है। द्वितीया तृतीया एक की वजह से इसकी ज़्यादा कलश स्थापित करने के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? कलश स्थापना के लिए सुबह से लेकर के शाम तक का स्थापित किया जा सकता है। वहीं नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने निगम की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रत प्रकाश से लेकर जलकल विभाग को भी निर्देशित किया जा चुका है। साफ सफाई के भी विशेष इंतजाम रहेंगे। मगर शुक्रवार तक मंदिर के रास्ते में खुले पड़े मेन हॉल तो कुछ और ही इशारा कर रहे थे। निगम प्रशासन द्वारा बड़ी ही सुस्ती का रवैया देखने को मिल रहा है, जबकि नगर आयुक्त द्वारा लालबाग मंदिर का निरीक्षण किया जा चुका है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहेगी। इसमें हमने एक टीम बना दी है जो निरंतर चूँकि ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आएंगे, एक अलग से 15 आदमी की भी टीम दे दी है जो 24 घंटे समय समय पे ये अगले 9 दिन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पानी की जहाँ तक है उस पर्टिकुलर एरिया में पानी 24 घंटे चलेगा और उसके लिए भी एक गैंग वहाँ रखी है इमरजेंसी में जो 4 से 12 बजे तक कार्य करेगी। इसके अलावा और व्यवस्था पानी की यथावत रहेगी और हमारी व्यवस्था पूरी। वरिष्ठ समाजसेवी व व्यापारी नेता पुष्पेंद्र अग्रवाल ने समस्त महानगर वासियों को नवरात्र व हिंदू नववर्ष की शुभकामना दी है। शुरुआत के दौर पर और हनुमान जयंती के पर्व पर मैं सारे नगरवासियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये पर्व हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जहाँ से हिंदुओं की तिथि शुरू होती है। हम लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं या मनाते हैं। ये पर्व पर्वों के रूप में तो नहीं मनाया जाता, लेकिन एक आस्था का प्रतीक जरूर है।
थाना मैनाठेर क्षेत्र में सुबह सवेरे दो बाइकों की आमने सामने से हुई भिड़ंत में बाइक पर सवार दो महिलाओं समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना पाकबड़ा क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर कला में रहने वाले शमीम पुत्र अब्दुल हकीम अपनी पत्नी शाहजहां बहन मुन्नी के साथ सिरसी दरगाह पर हो रहे उर्स में शामिल होने जा रहा था कि नगलिया पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने शमीम की बाइक को टक्कर मार दी। अचानक हादसा घटित होने पर आसपास खड़े लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर सड़क किनारे कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शमीम व उसके परिवार के लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा और परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इधर पुलिस द्वारा दूसरे बाइक सवार को बाइक समेत पकड़कर थाने भेजा जा चुका है। क्या नाम है आपका? मैं रतनपुर कला से दरगाह शरीफ जा रहा था। कौन सी दरगाह? सिरसी। तो फिर कहाँ से जा रहे थे आप? मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो कैसे टकराई गाड़ी का? एक पल्सर वाला आया तेजी से, उसने ट्रक में मारी अपनी मोटरसाइकिल मेरे आगे गिर गई आगे उसकी। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर कला। कब हुआ एक्सीडेंट ये? 8:30 बजे सुबह। और कौन था साथ में आपके? हमारी सिस्टर थी, एक हमारी पत्नी थी, एक मैं था। थाना मझोला क्षेत्र में कुछ दबंगों द्वारा प्लॉट पर कब्जे की खबर मिलते ही प्लॉट स्वामी ने थाना मझोला में तहरीर दी है। मामला विपिन राजदान पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल राजदान निवासी शिवपुरी थाना कटघर क्षेत्र में रहने वाले का है। विपिन राजदान ने 100 गज का एक प्लॉट प्रगति विहार लाइन पार थाना मझोला में श्रीमती किरण सिरोही पत्नी अजय कुमार सिरोही निवासी ग्राम मडवा बिलारी से 8/12/2014 को खरीदा था, लेकिन शुक्रवार को किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। सूचना पर विपिन राजदान अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने प्लॉट पर पहुंचे, जहां कुछ लोग कब्जा करने को चौके लगा रहे थे। प्लॉट स्वामी विपिन राजदान को देखकर कब्जा कर रहे लोग वहां से फरार हो गए। प्लॉट स्वामी प्लॉट पर कब्जा कर रहे दबंगों की शिकायत लेकर मंडी समिति पुलिस चौकी पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस विषय में प्लॉट स्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्लॉट पर कब्जा होने की सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो प्लॉट पर कब्जा कर रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम मनोज सैनी बताया। साथ ही लोग वहां से फरार हो चुके थे। थाना मझोला में प्लॉट स्वामी द्वारा नाम दर्ज तहरीर दे दी गई है। पुलिस द्वारा मिली तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है, ये कौन सी जगह है और क्या विवाद है? ये जो है, अरे आप क्यों बोल रहे हो? हाँ। ये जगह है प्रगति विहार कहलाती है, ये मझोली चौराहे के पास। यहाँ पे मैंने दिसंबर 2014 में एक प्लॉट खरीदा था किरण सिरोही के से, जो कि आज 3 महीने बाद कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे आज अवैध कब्जा किया जा रहा है। मेरे पास आज कॉल आई थी, तभी मैं तुरंत यहाँ पे भागा और मैंने यहाँ पे लोगों का देखा, वहाँ पे फोटोग्राफ कुछ खींचे और मैंने मंडी समिति चौकी में तुरंत इन्फॉर्म भी कर दिया इसके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लॉट जो है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ ईंटें वीटें भी डाली है यहाँ पे। जो आज मुझे जानने में आया है कि ये जो प्लॉट है ये पहले ही किसी व्यक्ति के नाम पे था, जो कि गलत तरीके से बेनामे पे बेनामे हुए जा रहे हैं। मैं इस प्लॉट का तीसरा व्यक्ति हूँ जो मैंने ये खरीदा है, जिसके बारे में मुझे आज ही जानकारी हुई है कि ये पहले से ही किसी और के नाम पे है। अच्छा, जो लोग अवैध कब्जा कर रहे थे कौन लोग थे वो अमरोहा के कुछ व्यक्ति है, जिनका कहना है कि जो इसके मालिकाना हक थे प्लॉट पे, उनका उनसे एग्रीमेंट हो गया है कि ये प्लॉट उन्होंने खरीद लिया है। तो उनका ये कहना है कि अब ये जो प्लॉट यहाँ पे खाली आपको दिख रहे हैं, इसके बराबर में भी कुछ प्लॉट है, वहाँ पर भी प्लॉट है, तो इन प्लॉट से वो अपना पैसा निकाल लेंगे यहाँ से। पहले तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 3-4 बार कॉल किया, एक बार भी वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने एसओ मझोला को भी कॉल किया तो वो भी रिसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपने किसी जानकार के हेतु वहाँ से कॉल करवाई, तब मेरी फ़ोन उठाया और मैंने उनको इन्फॉर्म किया अपनी इस परेशानी के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मुझसे कहा आप मंडी समिति चौकी पे पहुंचिए। मैं इमीडिएटली वहाँ पे भागा, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि आज ये परेशानी यहाँ पे हो रही है मेरे साथ, कृपया कर आप वहाँ पे साइट पे चले और ये काम रुकवाइए। उनके द्वारा ये कहा गया कि पहले आप तहरीर दीजिए। मैंने उनसे कहा तहरीर, FIR जो भी आपको चाहिए सब कराऊंगा, पहले आप मौके पे जाके जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए, उन्हें देखिए कौन क्या कर रहे हैं वहाँ पे। पर उन्होंने वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा, वो सिर्फ एक बात पे रहे कि आप तहरीर दीजिए, तहरीर दीजिए, तहरीर दीजिए। अच्छा, लिहाजा 15 मिनट बाद मैंने उनको तहरीर दी, तब तक वहाँ से सब लोग जा चुके।
थाना मझोला क्षेत्र के मोहल्ला जयंतीपुर निवासी एक वृद्ध चौकीदार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए एसएसपी से गुहार लगाई है कि उनकी 11 वर्षीय पुत्री को जल्द से जल्द खोजा जाए। थाना मझोला क्षेत्र के मोहल्ला जयंतीपुर निवासी भूरे खां अपने घर का पेट पालने के लिए चौकीदारी का काम करता है। अपनी वृद्धावस्था को भी उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बच्चों या परिवार का भरण पोषण करने में वो दिन में बीड़ी बनाने का कार्य करता है, वहीं रातों को चौकीदार बनकर दूसरों के घर की हिफाजत पर करीब एक हफ्ता पहले भूरे खां की तीसरी बेटी तमन्ना, जिसकी उम्र महज 11 साल है, घर से कहीं लापता हो गई। भूरे व उसका परिवार थाना मझोला के चक्कर काट काट कर थक चुका है, किंतु बेटी का कोई भी सुराग अब तक नहीं लग पाया। भूरे का आरोप है कि मोहल्ले के ही रहने वाले शहनवाज और दानिश लड़की के अपहरण में शामिल हैं। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही सहारा है। वहीं भूरे और उसके परिवार का अपनी पुत्री तमन्ना के लिए रो रो कर बुरा हाल है। भूरे ने कहा कि उसे चाहे ब्याज पर पैसे लेने पड़े, पर अपनी बेटी तमन्ना की सूचना देने वाले व्यक्ति को वो उचित इनाम देगा। वहीं पीड़ित परिवार की आंखें अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर देख रही हैं, जिनसे उन्हें जल्द न्याय की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरे खां। जी भूरे भाई, हाँ। क्या घटना घटी आपके साथ? क्या मेरे हुआ? घटना के साथ ऐसा घटी, ये पढ़ने गई थी, मेरी बच्ची मैं छोड़ कर स्कूल में आया था। स्कूल में छोड़ कर आया तो ये वो स्कूल नहीं पहुंची। स्कूल से फिर लड़के तो थे दो, दानिश और शाहनवाज, मेरी लड़की को उठा कर ले गए। फिर ये कहते हैं कि हम तुम्हारे घर छोड़े आए। हमने शक इस वजह से करा, उसमें एक नन्ही सी पर्ची निकली, उसके अंदर पर्ची में इनका दानिश का उसका नाम था। मेरी लड़की ने रुखसार ने उसको फ़ोन लगाया तो दानिश और शाहनवाज सामने आ गए। जब सामने आ गए तो हमने देख लिया कि हाँ यही लड़के हैं। उसको हमने तमन्ना को पता नहीं देने दिया, हमने उसको दाल लेने भेजा। दाल से फिर वो लापता हो गई। हमारा जो शक है इन्हीं पर ही है, इन्होंने हमने अपनी आंखों से देख लिया। हमने इनसे एक बार और भी मना करा था कि तुम ऐसा मत सोचो, हम अपना घर पे रहे, हम अपनी इज्जत कमा रहे, तो इन्होंने हमसे लड़ाई करी और हमें मारा पीटा भी। और जो मालिक है अली हसन, उसने भी हमें मारा, बोला कि ऐसे किराए को हम रखते हैं, तुम क्यों नहीं करोगे, हम बदमाश रखें या कुछ भी रखें। हमने बहुत मना करा, तो साहब इसी का भी इसमें सहारा हो सकता है। और पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे साहब, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम परेशान। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर।
गुमशुदा की तलाश, नाम तमन्ना, उम्र 12 वर्ष, निवासी मोहल्ला जयंतीपुर, थाना मझोला। सूचना मिलने पर निम्न नंबरों पर संपर्क करें 9045346114 एवं 8126420656। सूचना देने वाले को उचित इनाम की व्यवस्था। सपा सरकार के स्वर्णिम 3 वर्ष के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए वार्ड 25 के पार्षद हाजी मोहम्मद सलीम ने समाजवादी पेंशन स्कीम योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस योजना से गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। इससे लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारी सरकार द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी। ये लगभग अगस्त के महीने से स्टार्ट हुई थी और इससे पहले भी ये चल चुकी है, जिसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ था और अभी भी कई लाख फॉर्म इसमें भरे गए थे, जिसमें 58,000 पात्रों को इसमें फ़ायदा पहुंचा है, जिसमें लगभग 4-4 हज़ार लोगों के खातों में आए हैं और आगे भी 500 रुपये पर मंथ इसमें आते रहेंगे। ये हमारी स्कीम का, जो हमारे राज्य सरकार की स्कीम का फ़ायदा है, ये हमेशा से चला आ रहा है। कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारी सरकार देती आई है और ये एक स्कीम जो हमारे पात्र गरीब तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कुछ न कुछ आए दिन स्कीमें निकालती रहती है। इसी के ज़रिए हमारे वार्ड के भी लगभग 315 पात्र पाए गए हैं, जिसमें कि उनके अकाउंट में भी 4-4 हज़ार रुपये आए हैं और आगे भी इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी अभी आने वाले समय में भी, और समाज कल्याण के ऑफिस में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। जो भी फ़ायदा हुआ है, जो भी नई स्कीम होगी, उससे लाभ मिलेगा जनता को और आने वाले समय में हम भी चाहते हैं हमारी सरकार की उपलब्धियां लोग जन जन तक पहुँचें। हम पूरी कोशिश करते हैं जन जन तक पहुँचाने की भी। बाकी आप लोगों के स्तर से जहाँ तक भी इसे पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएँगे और वैसे भी जनता को किसी न किसी तरह के फ़ायदा मिलते ही रहते हैं, स्कीम वगैरह आती रहती हैं। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ मकान के बारे में पूछा, मकान अपना कितना 30 वर्ग मीटर का मकान लगभग पूछा था इसमें, और किसी के पास बाइक या कार वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर उसके कमाने वाले, मतलब कुछ इस तरह से पूछा था, वो मजदूरी करता है, मजदूर तबके का है। कुछ ऑप्शन थे इसके अंदर जो दिए गए थे, वो पूर्ण करने के बाद में ही ये पात्र ढूंढे गए। पर्यावरण संरक्षण क्लब के तत्वाधान में आगामी 4 व 5 अप्रैल को पुष्प, पौधे एवं बोनसाई प्रदर्शनी का आयोजन वाटिका ग्रीन में किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से महामंत्री के गुप्ता ने दी। पर्यावरण मित्र समिति के नए प्रयास पर्यावरण संरक्षण क्लब द्वारा मुरादाबाद में पहली बार बड़े स्तर पर पुष्प, पौधे एवं बोनसाई प्रतियोगिता प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 4 व 5 अप्रैल को किया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल में पहली बार बेहतरीन किस्मों के पुष्प, पौधे एवं आकर्षक बोनसाई प्रदर्शन के साथ साथ बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बताते हुए पर्यावरण मित्र समिति के महामंत्री के गुप्ता ने जानकारी दी कि विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल, पौधे, बोनसाई एक जगह देखने को नहीं मिल पाते तथा इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस प्रदर्शनी में उपलब्ध पौधे बिक्री के लिए भी रहेंगे। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जनता को विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल, पौधे आदि सहज उपलब्ध कराना ही नहीं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी वर्कशॉप के माध्यम से दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण मित्र समिति नए नए प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में इस प्रतियोगिता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण क्लब के सदस्य डॉक्टर BS चौहान ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रदर्शनी में लोगों की जानकारी के लिए 5 अप्रैल को 2 बजे से वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बोनसाई बनाना, पौधों की देखभाल करना, हर्बल पौधों के फ़ायदे, किचन गार्डन बनाना, टेरेस गार्डन किस प्रकार बनाया जाए आदि जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दी जाएंगी। इस अवसर पर उपस्थित पर्यावरण संरक्षण क्लब की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलू सिंह ने जानकारी दी कि पुष्प, पौधे, बोनसाई प्रदर्शनी का उद्घाटन 4 अप्रैल को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इसमें प्रतियोगिता हेतु प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियाँ 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक निर्णय किया जाएगा। उसके उपरांत प्रदर्शनी जनता के लिए खोल दी जाएगी, जिसमें अतिरिक्त दिनांक 5 अप्रैल को वर्कशॉप के साथ साथ 2 बजे से पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह होगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्लब जो कि पर्यावरण मित्र समिति का एक प्रयास है, उसके अंतर्गत हमने ये सोचा कि इस बार क्योंकि प्रशासन द्वारा फ्लावर शो का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में पर्यावरण मित्र समिति ने इनिशिएटिव लिया कि फ्लावर शो और बोनसाई की एग्जीबिशन यहाँ लगाई जाए।
और मैं समझता हूँ कि मदद मंडी में पहली बार ऐसा होगा कि इसमें प्रतियोगिता के साथ साथ प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भी वो पौधे उपलब्ध रहेंगे। तो जनता को कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे फूल और क्या कहते हैं बोनसाइयाँ देखने को तो मिल जाती हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता कैसे होगी, बिकेंगी कैसे, वो इसके बारे में पता नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने ये प्रयास किया है कि जो चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिक्री के लिए भी रीजनेबल रेट्स में यहाँ उपलब्ध रहेगी। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, लोगों को प्रकृति के नज़दीक लाना, उन्हें जोड़ना और ये जानकारी देना कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े पेड़ ही लगा सकते हैं, आप गमलों में छोटे छोटे पौधे भी लगा करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और आजकल तो बोनसाई के रूप में एक नया प्रचलन चला है, जो कि बड़े पौधे भी हम अपने घर में रख सकते हैं, चाहे वो पीपल की बोनसाई हो सकती है, बरगद की बोनसाई हो सकती है, नीम की हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बड़े पौधे हैं जो हम अपने घरों में नहीं लगा सकते, लेकिन उनको बोनसाई के रूप में उन्हें रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में किसी तरह का प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेने की नहीं, प्रशासन सभी इसमें तो सभी का हम सहयोग लेंगे। प्रशासनिक के अलावा क्या कहते हैं जनता का भी सहयोग हमें इसमें चाहिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग लेंगे और इसमें विशेष तौर पे हमने एक चीज़ ये भी रखी है कि लोगों की जानकारी के वर्धन के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि क्या कहते हैं पौधे किस तरीके से हम बचा सकते हैं, बोनसाई किस तरीके से बना सकते हैं और टेरेस गार्डन किस तरीके से बना सकते हैं, किचन गार्डन से हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इसको लेकर के हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी 4 अप्रैल को शुरू होगी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इसका निर्णय होगा प्रतियोगिता का। 12 बजे से जनता के लिए खोल दी जाएगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे से वर्कशॉप के साथ साथ इसका समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा। जिस तरीके के प्रशासनिक अधिकारियों के या प्रशासन की ओर से कहें कि इस तरह के प्रोग्राम नहीं आयोजित किया जा रहा है और उसके बाद में आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, कितना ज़रूरी रहता है इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करना लोगों के लिए? देखिए, किसी भी तरीके के प्रोग्राम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरीके के जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। ये तो क्योंकि नेचर से सम्मिलित प्रोग्राम है, इसलिए नेचर को हम आगे बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, हमारे कम्युनल हार्मोनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एक दूसरे से पब्लिक का संवाद बनता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा हमारे समाज के विकास के लिए भी होता है और खुद के व्यक्तित्व विकास के लिए भी इस तरीके का फ़ायदा होता है। इस अवसर पर क्लब के सदस्य राजेश रस्तोगी, गुरमीत सिंह बेदी, सुशील शर्मा आदि लोग भी उपस्थित रहे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की प्रांतीय बैठक गुलजारीमल धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें 11 व 12 अप्रैल को मुरादाबाद में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रांतीय बैठक गुलजारीमल धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें 11 व 12 अप्रैल को मुरादाबाद में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए भावादस के धर्म समाजियों की अलग अलग कमेटी बनाई गई। बैठक में अधिवेशन की सफलता के लिए बनाई गई कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए वीरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़, राष्ट्रीय मुख्य संचालक, ने कहा कि अधिवेशन में आने वाले किसी भी प्रतिनिधि को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बनाई गई कमेटी द्वारा यदि तैयारी में कोई कमी पाई जाएगी तो कमेटी प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय मुख्य संचालक ने बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर समाज के बीच जोर शोर तक पहुंचाने के लिए भावादस के वीरों से साइकिल रैली, विचार गोष्ठियां आयोजित कर जागृत करने के लिए निर्देश दिए, क्योंकि बेटी ही परिवार को विकास की ओर ले जाती है। परिवार की बेटी को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय निदेशक लवदीप, सुरेश कुमार, रंजीत कोठारी, सुरेंद्र चौधरी, अरविंद आनंद, अजय, विनय शिवपुरी आदि लोग उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता बलबीर भारती तथा संचालन लल्ला बाबू द्रविड़ ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग है और विशेष एजेंडा आदरणीय जी, क्या विषय है आज के प्रोग्राम का? आज का कार्यक्रम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन 11 अप्रैल को जो होने जा रहा है, उस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए पूरे प्रांत से जो है सारे लोग आए हैं। उसका मुख्य विषय, उस अधिवेशन का जो मुख्य विषय है, वर्तमान में इस देश के जितने आदि धर्मी हैं, मूल निवासी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, उस पर चर्चा होगी। तो आपका जो अधिवेशन होने वाला है 11-12 तारीख में, उसके लिए क्या रणनीति तय की गई है?
उसके लिए ऑल इंडिया के सभी प्रांतों से सारे लोग आ रहे हैं। उसका एजेंडा आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगी सारी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम दीपलव है, राष्ट्रीय निदेशक पद है जी। किस विषय में आज आप यहाँ पे आए हैं और क्या बैठ रहे हैं? ये पूरे भारतवर्ष का जो हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन 11 और 12 अप्रैल को मुरादाबाद की सरजमी पे होने जा रहा है, उसकी सफलता के लिए आज हमने प्रांतीय स्तरीय एक बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न कमेटियां बनाई जाएंगी और प्रमुख रूप से जो कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि अधिवेशन में जितने जैसे चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा में जैसे हमारे अधिवेशन हर 2 साल में होते हैं, उसलिए आज ये अधिवेशन की तैयारी की जाएगी, कमेटियां बनाई जाएंगी। इसमें बाहर से आने वाले किसी भी प्रतिनिधि के लिए मतलब उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब उनको अधिवेशन में सही तरीके से पहुँचाया जाए, उनके खाने की व्यवस्था है। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।